बाबा, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब से आपने इन्हें इनके भाग्य के बारे में बताया है, तब से दोनों बहुत परेशान हैं बाबा। क्या इस समस्या का कोई निदान नहीं? नहीं, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। ठीक है बाबा, पर आप हमें सारी बातें विस्तार से बताइए। आखिर क्या होने वाला है इन दोनों की जिंदगी में? तुम्हारी एक बेटी की शादी एक शेर से होगी और दूसरी बेटी की शादी एक मुर्दे से। क्या? पर ये सब कैसे हो सकता है बाबा? ये सब कैसे होगा? धौलपुर नाम का एक गांव था, जहां सुखी और विमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां थी जो काफी खूबसूरत थी। सुखी और विमला का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन काट रहा था। एक दिन की बात है, सुखी की दोनों बेटियां अपनी मौसी के यहाँ से वापस अपने घर आ रही थी। तभी उनकी नजर एक फकीर पर पड़ी। बहन, वो देखो फकीर। अरे हाँ बहन, क्यों ना हम उन फकीर से अपने भाग्य के बारे में पूछें कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमारा भाग्य हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। मुझे भी फिक्र रहती है कि हमारे भाग्य में दुख है कि सुख। तो फिर चलो हम उन्हीं के पास चलकर उन्हीं से अपने भाग्य का लिखा पूछ लेते हैं। दोनों फकीर के पास जाती हैं। फकीर बाबा, हमें आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो बेटी, क्या पूछना है तुम्हें? बाबा, हम दोनों को अपने भाग्य की बड़ी चिंता है। हाँ बाबा, हमें डर है कहीं हमारे भाग्य में कोई बड़ा दुख तो नहीं लिखा। इसी समस्या को लेकर हम दोनों आपके पास आ पहुँचे। बाबा, क्या आप हमारे भाग्य के बारे में बता सकते हैं कि हमारे भाग्य में आखिर लिखा क्या गया है ऊपर वाले से? हाँ, दिखाओ अपना हाथ। चांदनी और बिंदिया दोनों उत्साहित होते हुए अपना अपना हाथ फकीर को दिखाने लगती हैं। फकीर उन दोनों के हाथ को कुछ देर बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों के भाग्य के बारे में मैं क्या कहूं। न ही मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है, और ना ही मैं ये बता सकता हूं कि तुम्हारे भाग्य में कितना सुख है। तुम दोनों के हाथों की लकीरों ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बहुत बुरे तरीके से उलझा कर रखा हुआ है। बाबा, ऐसा क्या है हमारे हाथों की लकीरों में जो आप हमें स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं? बस यूं समझो कि तुम दोनों की जिंदगी में समस्याएं बड़ी हैं। दोनों लड़कियां फकीर बाबा की बातें सुनकर दुखी हो जाती हैं और अपने घर आ जाती हैं। दोनों अब ठीक से ना तो खाना खाती हैं और ना ही कहीं बाहर जाती हैं। समय दिन बीतते हैं और दोनों लड़कियां दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती हैं। फकीर बाबा की बातें उनके मन में घर कर चुकी थी। वो दोनों चाहकर भी अपने भाग्य की बात ना अपने पिताजी से कह पा रही थी और ना ही अपनी माँ से। एक दिन, सुनिए जी, ना जाने हमारी दोनों बेटियों को क्या हो गया है। दिनों दिन कमजोर होती जा रही हैं, ना ठीक से दोनों खाना खाती हैं और ना ही ठीक से बात करती हैं। हाँ बिमला, मैं भी कुछ दिनों से दोनों को देख रहा हूँ, गुमसुम रहती हैं। एक काम करता हूँ, कल मैं गांव के एक वैद्य से कुछ दवाइयाँ बनवा कर लाता हूँ। सुबह होती है। सुखी वैद्य के पास जाता है और उन्हें अपनी बेटियों की कमजोरी के बारे में बताता है, जिसके बाद वैद्य सुखी को कुछ जड़ी बूटी देते हैं। सुखी घर आता है और अपनी दोनों बेटियों को जड़ी बूटी खिला देता है, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी उन जड़ी बूटियों से दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं आता। बेटी चांदनी, बेटी बिंदिया, हमारे पास आओ दोनों।
जी पिताजी कहिए। जी पिताजी कहिए। बच्चों, तुम्हारी ये हालत देखकर मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हूँ। तुम दोनों ने अपनी क्या हालत बना ली है। जब से तुम दोनों अपनी मौसी के घर से आई हो तब से न ठीक से खाना खाती हो, न ठीक से हमसे बात करती हो। बेटी, ऐसी क्या बात है जिसके भय ने तुम दोनों को इतना डरा दिया है? पिताजी, अब हम आपसे क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, क्या किसी ने तुम दोनों से कुछ कहा है? जी पिताजी। पिताजी के ज्यादा जोर देने पर दोनों बेटियां अपने पिताजी को उस फकीर की एक एक बात बताती हैं। क्या? ये तो बहुत चिंता का विषय है, पर तुम दोनों घबराओ मत। हम अभी उस फकीर के पास चलते हैं और उससे इसके निवारण के बारे में पूछते हैं। शायद वो हमें इस समस्या का हल बता दे। सूखी अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस फकीर के पास पहुंचता है। बाबा, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब से आपने इन्हें इनके भाग्य के बारे में बताया है तब से दोनों बहुत परेशान हैं। बाबा, क्या इस समस्या का कोई निदान नहीं? नहीं, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। ठीक है बाबा, पर आप हमें सारी बातें विस्तार से बताइए। आखिर क्या होने वाला है इन दोनों की जिंदगी में? तुम्हारी एक बेटी की शादी एक शेर से होगी और दूसरी बेटी की शादी एक मुर्दे से। क्या? पर ये सब कैसे हो सकता है बाबा? ये सब कैसे होगा? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर हाँ, तुम्हारी बड़ी बेटी के बारे में कुछ जरूर बता सकता हूँ। गुरुवार के दिन शाम को तुम्हारे घर में एक शेर आएगा। तुम पहले ही एक बकरा अपने घर पर बांध लेना और जब शेर आए तो बकरे को घर की चौखट के पास खड़े कर देना और अपनी बेटी को घर से बाहर खड़े कर देना। उसके बाद जैसे ही शेर जाने लगे अपनी बेटी को शेर के पीछे पीछे भेज देना। उसके बाद जो होगा उसका भाग्य है। कि उदास मन से अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर जाता है। कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, लेकिन फिर गुरुवार का दिन आता है। और शेर उनके घर आता है। सूखी फकीर के बताए अनुसार ही काम करता है। इसके बाद जैसे ही शेर वापस जाने लगता है, सूखी अपनी बेटी को शेर के पीछे पीछे जाने को कह देता है। सुनिए जी, वो शेर अब हमारी बच्ची को खा जाएगा। जीते जी तो हम अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब आप एक काम करिए, शेर का पीछा करते हुए उसके पास जाइए और जब वो शेर मेरी बच्ची को खा ले तो उसकी हड्डियां ले आइएगा। कम से कम तसल्ली के लिए हम उसकी अस्थियों को अपने पास रख लेंगे। सूखी अपनी पत्नी की बात मानकर शेर के पीछे चला जाता है। शेर आगे जाकर एक गुफा में घुस जाता है। ये तो गुफा में चला गया और मेरी बच्ची भी। अरे, अब आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर इसने मुझे भी खा लिया तो मेरी पत्नी और दूसरी बच्ची का क्या होगा? एक काम करता हूँ, सुबह आता हूँ। सूखी अपने घर आ जाता है। कहाँ है मेरी बच्ची की अस्थियां? लाओ, मैं उसे संभाल कर रख दूं। भाग्यवान, मुझे माफ कर दे। अभी तो अपनी बेटी की अस्थियों को नहीं ला पाया, पर कल जब वो शेर उस गुफा से बाहर चला जाएगा तब मैं अस्थियां ले आऊंगा। ठीक है,
आप सुबह ध्यान से चले जाना। दूसरे दिन सुबह सूखी फिर से उसी गुफा के पास जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। सूखी गुफा के अंदर चलता जाता है। तभी उसे गुफा के अंत में एक रास्ता दिखता है। ये क्या है? लगता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। अरे ये क्या? ये तो कोई राज्य है, पर इस राज्य को तो मैंने कभी नहीं देखा। सूखी उस राज्य में आगे बढ़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक नदी दिखती है। इस नदी को पार कैसे करूं? एक काम करता हूँ, नदी में कपड़ा धुलने वाले उस धोबी से पूछता हूँ, भैया मुझे ये नदी पार करनी है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? अरे अपनी दोनों आंखें बंद करो और अपना एक पैर नदी में रखो। सूखी आंख बंद करके नदी पर पैर रखता है, जिसके बाद वो चंद समय में नदी के उस पार पहुंच जाता है। चलते चलते वो एक महल में पहुंचता है जहां उसकी बेटी महल की छत पर बैठी हुई रहती है। बेटी अपने पिताजी को देखकर उन्हें पुकारती है, पिताजी पिताजी इधर आइए, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। ये कैसे हो गया? शेर तो मेरी बेटी को गुफा के अंदर ले गया था। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत है। सुखी अपनी बेटी के पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। बेटी, पर ये सब कैसे हुआ? पिताजी, जिसे हम एक शेर समझ रहे थे वह कोई शेर नहीं बल्कि इस राज्य के राजा हैं और मैं यहाँ बहुत सुख से हूँ। आप घर जाकर माँ से कहिएगा उनकी बेटी जिंदा है और सुखी है। ठीक है बेटी। सुबह सुबह सुखी अपने घर की ओर निकल आता है। रास्ते पर फिर वही नदी पड़ती है। सुखी फिर उस धोबी से मदद मांगता है। भैया उस पार जाना है, मेरी मदद करिए। भैया जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था वैसे ही आज भी करो। सुखी इस तरह से बहुत कोशिश करता है पर इस पार आ नहीं पाता। ये क्या? कल तो मैं आसानी से पार हो गया था, पर आज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अरे भाई, क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ भैया, मैं अपनी बेटी के घर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है भैया, तुम अपनी बेटी के यहाँ से जो भी साथ लेकर आए हो या खा कर आए हो वो उसे वापस कराओ या उसका मूल्य चुकाओ। सुखी वापस अपनी बेटी के घर जाता है और उससे कहता है, बेटी, तुमने जो मेरी सेवा करी है तुम या तो उसका मूल्य ले लो या मुझे माफ करो। नहीं पिताजी, मैं आपसे आपकी सेवा करने का मूल्य कैसे ले सकती हूँ? चलिए, मैंने आपको माफ किया। सुखी अपनी बेटी से उसकी सेवा माफ करवाता है और अपने घर लौट जाता है। वहाँ वो सारी बातें अपनी पत्नी और अपनी दूसरी बेटी को बताता है, जिसे सुन सारे खुश हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं पिताजी? सच में दीदी जिंदा है? आपने इतनी अच्छी खबर सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। चलो, हमारी बच्ची जहाँ है खुश तो है। आगे तो सब अच्छा चलता है, लेकिन सुखी और उसकी पत्नी कहीं ना कहीं ये सोचकर चिंतित रहते हैं कि छोटी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। एक दिन, बिंदिया बेटी, चलो हम दोनों जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। ठीक है पिताजी। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते दोनों थक जाते हैं। बेटी, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। एक काम कर, आसपास देख, कहीं नदी तालाब होगा, जाकर मेरे लिए पानी ले आ। जी पिताजी। बिंदिया पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं कोई नदी या तालाब नहीं दिखता। चलते चलते
उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। वहाँ उसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा और उस पर रखी गिलास दिखती है। वो जाती है और गिलास में पानी भरकर अपने पिताजी को पिला देती है। बेटी जाओ, ये गिलास उसी घड़े पर रखाओ। बिंदिया फिर से उसी घड़े के पास जाती है और गिलास रख देती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बिंदिया जोर जोर से अपने पिताजी को चिल्लाती है, जिससे उसके पिताजी दौड़े आते हैं। पिताजी, पिताजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। बेटी, पर ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? रुक रुक रुक, मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। सुखी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पिताजी, अब मैं यहाँ से शायद ही निकल पाऊँ, आप जाएं यहाँ से। बेटी, एक काम करो, अंदर जाकर देखो, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। बिंदिया अंदर जाकर आती है और कहती है, पिताजी, यहाँ अंदर इंसान तो कोई नहीं है, पर एक लाश पड़ी हुई है और उसके जिस्म पर बहुत सारी सुइयां लगी हुई हैं और एक चूल्हा भी जल रहा है जिस पर खाना पक रहा है। बेटी, लगता है उस फकीर ने जो कहा था वो सच हो रहा है। बेटी, अब तुम सच में यहाँ से नहीं निकल पाओगी। एक काम करो, तुम अंदर जाओ और अंदर जो खाना पक रहा है उसे खाकर सो जाना। तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा है और मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है पिताजी। सुखी दुखी होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। हे भगवान, हमारी बड़ी बच्चे के नसीब को तो तूने अच्छा कर दिया, पर छोटी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? समझ नहीं आता इस घर में मैं क्या करूं। बाहर जा नहीं सकती, खाना बना बनाया मिल रहा है मुझे। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे के शरीर की सुइयां निकालती हूँ। ये सुइयां काफी सारी हैं, पर कोई बात नहीं, वैसे भी क्या करूँगी बैठे बैठे। बिंदिया उस मुर्दे के शरीर से सुइयां निकालने लगती है। जिसमें उसे करीब 12 वर्षों का समय लग जाता है। सुइयां निकालते निकालते अंत में कुछ 3-4 सुई बचती है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आज पूरे 12 साल बीत चुके हैं। ये जंगल और घना हो चुका है। अब तक तो शायद मेरी माँ पिताजी भी इस दुनिया में ना हो और मैं तो अपने घर का रास्ता भी भूल चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे की बाकी बची सुइयां भी मैं निकाल देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। बिंदिया जब सुइयां निकाल रही होती है तभी वहाँ एक औरत आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस मुर्दे से सुइयां निकाल रही हूँ और ये काम मैं 12 साल से कर रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत लंबा समय हो गया। पर आप कौन हैं? मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। अंदर चूल्हे में जल रही है, जाओ जाकर ले लो। नहीं नहीं, तुम ही लाकर दे दो, जब तक मैं ये सुइयां निकाल देती हूँ। ठीक है। बिंदिया चूल्हे के पास जाती है, लेकिन बहुत नींद आने के कारण वहीं सो जाती है और वहीं वो औरत अंतिम 4 सुइयां निकालती है, जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर किसी ने जादू टोना किया हुआ था इन सुइयों से, पर आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हो गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? औरत मान जाती है, लेकिन जब वो आदमी चूल्हे के पास जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ पड़ी हुई थी। अरे ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता, कोई आग लेने के लिए आई थी। आदमी उसे उठाता है और कहता है, ए उठो, रात होने वाली है, आग लेने आई थी,
अब आग ले लो और जाओ यहाँ से। बिंदिया उस आदमी को देखकर देखती रह जाती है, क्योंकि ये वही मृत इंसान था जिसकी वो 12 वर्षों से सुइयां निकाल रही थी। साथ ही वह उस औरत की चालाकी भी समझ जाती है। नहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे यहीं रहने दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना। बिंदिया सारा काम करती, भेड़ बकरियों को भी चराने लेकर जाती। एक दिन आज बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? औरत बहुत सारी चीजें लाने के लिए कहती है। आदमी बिंदिया से भी पूछता है। नहीं नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम भी इस घर का हिस्सा हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, फिर आप मुझे एक गुड्डा और एक गुड़िया लाकर दे दीजिए। ठीक है। आदमी बाजार से गुड्डा गुड़िया लाता है और बिंदिया को दे देता है। एक दिन जब बिंदिया भेड़ बकरियां चराने जंगल जाती है, तब उसके पीछे पीछे आदमी भी जाता है। अरे ये बिंदिया इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी गुड्डा गुड़ियों से खेलती है। आज देखता हूँ करती क्या है ये गुड्डा गुड़ियों के साथ। आदमी बिंदिया का पीछा करता है। बकरियां जब अच्छी चल रही होती हैं, तभी बिंदिया एक पेड़ की छांव के नीचे आकर बैठ जाती है और दोनों गुड्डा गुड़ियों से अपनी सारी बातें बताती है कि वह दोनों बहनें थी। उन्हें एक फकीर ने भाग्य के बारे में बताया और यहाँ वो 12 सालों तक सुइयां निकालती रही, लेकिन उस चालाक औरत ने उसकी जगह ले ली। बिंदिया की कहानी सुन आदमी उसके पास जाता है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब चलो घर। दोनों साथ में घर जाते हैं और आदमी उस औरत से पूछता है। तुमने इस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? 12 साल तक बेचारी ने इतनी मेहनत की और इस घर की मालकिन तुम बन गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, पर इसे तुम्हारी जगह पर आना होगा और तुम्हें इसकी जगह पर। दोनों मान जाती हैं। अब एक समय आता है जब दोनों बेटियां अपने माँ बाप के घर जाती हैं, लेकिन दोनों माँ बाप अपनी बेटियों के वियोग में रो रो कर अपनी आँखों की रोशनी खो देती हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? पिताजी, मैं आपकी बड़ी बेटी चांदनी। हाँ पिताजी, और मैं आपकी छोटी बेटी बिंदिया। नहीं जी, ये हमारी बेटियां नहीं है, हमारी बेटियां तो ना जाने कहाँ चली गई। एक काम करो, तुम दोनों अगर सच में हमारी बेटियां हो तो हमारी आंखों पर हाथ धरो। अगर हमारी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम ही हमारी बेटियां हो। दोनों बेटियां अपने माँ बाप की आंखों पर हाथ रख देती हैं, जिससे उनके आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, जिससे उन्हें उनकी बेटियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। मेरी बच्चियों, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। दोनों अपने माँ बाप के गले लगती हैं, फिर अपने अपने घर चली जाती हैं।